बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसका नाम है रब का फ़ैसला। उसके लिखे हैं नादिश खान ने। ये कहानी चलो इसका थोड़ा सा खुलासा भी आपको लोगों को बता देती हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सबका पेगर है, अपने ख्वाबों के पीछे भागने वाली, अपने हकीकी माँ बाप की जस्तजू में अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुख देखने वाली, लेकिन हर हाल में अल्लाह की रज़ा में खुश रहने वाली। ये कहानी एक बिजनेस टाइकून की है जो एक मामूली सी स्थानीय पर दिल हार बैठता है, इसकी आंखों में और मासूमियत से प्यार करने लगता है। ये कहानी खूनी रिश्तों से प्यार और इज्जत की कहानी है, दोस्तों की खट्टी मीठी बातों की है। ये कहानी अपने रब से मजबूत ताल्लुक जोड़ने की कहानी है, बिछड़े हुए लोगों को एक करने की कहानी है। तो आपको कहानी का खुलासा मिल गया, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को भी। दूर दूर से अजानों की आवाज़ गूंजने लगी। परिंदे अपने अपने घोंसले में अल्लाह की तस्बीह व तारीफ में मसरूफ थे और सुबह का उजाला फैलने लगा। आरज़ू बेटा उठ जाओ, आज का वक्त हो रहे हैं, नमाज का वक्त हो रहे हैं, उठ कर फजर की नमाज पढ़ लो, कहीं वक्त ही ना निकल जाए। आरज़ू सर से लिहाफ उतार कर उठी और मोहब्बत से अपनी अम्मी से हाथ धोए। उठ गई अम्मी जान, और उठते ही अपनी माँ के गले लगी। अम्मी जान ने दिल में इसकी खुशियों के लिए खूब दो सारी दुआएं की। अच्छा उठ जाओ और ज़्यादा मस्के मत लगाओ और जाकर नमाज की तैयारी करो, मैं तुम्हारे अब्बा को भी देख लूँ, रात को भी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, आरज़ू ने कहा। यह मंजर है एक छोटे से घर यानी आरज़ू की जन्नत का, जिसमें वह शाइस्ता बेगम और एजाज साहब के साथ रहती है, अपने वालिद की इकलौती बेटी, इनकी आंखों का तारा, इनकी कुल कायनात जिसमें इनकी दुनिया बसती थी। रात की तारीकी में दूर गाड़ियों का शोर रोज जोर शोर से था। शोर की वजह से माहौल पर छाई हुई खामोशी का असर जाहिर हुआ। ऐसे में एक गाड़ी जन से आगे को दौड़ती जा रही थी, जिसमें बैठे हुए नफूस ज्यादा सहमे हुए लगे और हर बदलते वक्त के साथ खामोशी बढ़ती जा रही थी। रात की तारीकी अपना असर छोड़ रही थी। अचानक से एक गाड़ी की साइड से आकर जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया और गाड़ी हचकोले खाने लगी। अभी गाड़ी धचके से संभली ही न सकी थी, दूसरी तरफ से एक और गाड़ी ने इसे जबरदस्त सा टान दिया। अंदर बैठे हुए नफूस मजीद खौफजदा खौफ में मतला हो गए और खौफ के मारे चीखने लगे और यकदम गाड़ी जाकर साइड को लगी। सफेद ट्राउजर और गुलाबी रंग की कढ़ाई वाली कमीज पहने इसने हिजाब की तरह सर पर दुपट्टा लिया। नमाज पढ़ने के लिए नीयत बांधी। नमाज से फारग होने ने इसने कुरान पाक की तिलावत की। एक सुकून सा दिल के अंदर महसूस हुआ। बेशक अल्लाह फरमाता है कि मेरे जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। अल कुरान। किचन में दाहत जाते हुए अपने माँ को जोर से गले लगाया और इनका माथा चूमा। आरज़ू क्या करती है, मुझे डरा ही दिया, शाइस्ता बेगम ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। हाय मेरी प्यारी अम्मा जान, आपको भी डर लगता है, वैसे भी इतनी भी बदसूरत नहीं हूँ कि आप मुझे चुड़ैल समझें। अपनी बात मुकम्मल करती वो जोर से हंसने लगी। शाइस्ता बेगम ने इसके कंधे पर जोर से जच लगाई। बस अब बातें ही करती रहोगी या फिर नाश्ता बनाने में मेरी मदद करोगी? जी अम्मी क्यों नहीं, ये कहकर आरज़ू नाश्ता बनाने में मसरूफ होगी और शाइस्ता बेगम अपने शोर के पास चलेगी। नाश्ते सफा होने के बाद आरज़ू ने बड़ी सी चादर ली और बैग लेकर बाहर निकली। अम्मी अम्मी मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। अच्छा बेटा ठीक है, तुम जाओ, कुछ देर में मैं भी बड़ी बीवी के घर के लिए निकलती हूँ। आजकल इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं और दूसरी मुताज़ भी छुट्टी पर है, जिसकी वजह से काम का सारा बोझ मुझ पर है। शाइस्ता बेगम ने अफसरदा सा होकर कुछ बोली। अम्मी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप अब ये काम मत करें, मैं जॉब करती हूँ और दूसरी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। आरज़ू ने कहा। बेटा क्या करूँ, बड़ी बेगम का मिजाज तुम जानती हो ना, वो इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ने वाली और ऊपर से इतना कर्ज भी। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह हमारे साथ है ना, बस मुझे तो इस परवरदिगार पर भरोसा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ स्कूल के लिए, तुम्हें देर ना हो जाए। जी अम्मी। और वो आरज़ू प्यार लेकर घर से निकल गई। ब्लैक टाइप, नीचे ब्लू जीन्स पहने, गले में छोटा सा स्टॉलर, कंधों के पर बैग लटकाए, वो कब से यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी। हेलो शिजा, व्हाट्सएप, कैसी हो? अलीज़ा ने अब इसके गले मिलते हुए कहा। यार तुम बहुत बुरी हो अलीज़ा, मैं कैसे कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी यार, तुम्हें पता है तो है ना, रास्ते में कितनी ट्रैफिक होती है और मुझे उठते उठते भी टाइम लग जाता है। अलीज़ा ने इसे बताया जैसे बहुत बड़ा काम किया है। चलो कोई बात नहीं, क्लास में चलते हैं, ये ना हो हमारा लेक्चर में सुना हो जाए। शिजा ने इसे कहा और क्लास में चले गए। असेंबली को स्टाफ में आते ही वो अपनी कॉलीग ज़ारा से मिली थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़ारा ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, और साथ ही आरज़ू ने ज़बरदस्त केक लगाया। प्लीज़ डू नॉट फॉर्मल,
वेरी बेस्ट फ्रेंडली, आरजू ने कहा। आई नो डेट। ओके ओके, ज़ारा ने कहा। ज़ारा और आरजू बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, स्कूल कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़े, अब जो भी इकट्ठे एक जगह कर रही थी। इनकी दोस्ती बेमिसाल थी, जिसकी वजह से बहुत लोग इन्हें रश को, कुछ लोग हसद की नज़र से देखते थे। लंदन। ब्लैक पेंट पर ऊपर वाइट शर्ट और साथ लेदर की जैकेट पहने वो किचन में काम काफ़ी बनाने में मसरूफ था, जबकि शर्ट के बाजू फोल्ड हुए हुए थे। इतने में फ़ोन बजने की आवाज़ आई। हेलो मॉम, हाउ आर यू? डैड कैसे हैं? प्यारी सी गुड़िया, सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, तुम दोनों अपनी सुनाओ। वहाँ जाकर तो बूढ़े माँ बाप को भूल ही गए हो। बूढ़ी? सीरियसली? और आप ना कहें, मेरे साथ खड़ी हो तो आप मेरी बहन ही लगती हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि मैं आपका बेटा हूँ। बस होगी तुम्हारी खुशियामदियाँ। और दूसरा निकम्मा कहाँ है? शगुफ्ता बेगम ने जैन को लताड़ा। जैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मॉम, आपका छोटा शहजादा यूं गया हुआ है, बस आजकल एग्जाम में मसरूफ है। जैन ने कहा। तुम अपनी सुनाओ, बिजनेस कैसे जा रहे हैं? शगुफ्ता बेगम ने उससे पूछा। जी माँ, बहुत अच्छा जा रहे हैं, आजकल काम का थोड़ा बर्डन है, इसलिए ज़रा मसरूफ़ और अब बात नहीं हो सकी। हाँ जी, तुम दोनों वहाँ मसरूफ़ हो, तुम्हारे डैड यहाँ अपने बिजनेस में और गुड़िया अपनी स्टडी में, और मैं हूँ घर में अकेली भटकती रूह की तरह, बैठे बैठे गुजर जाते हैं और किसी को मेरा ख्याल नहीं ही नहीं। मोम, ऐसा तो ना कहें, जैन ने प्यार से कहा। अब क्यों परेशान होती हैं? तो तुम कौन सा मेरी बात मान लेते हो? कहा भी था शादी करके सेट हो जाओ, घर में बहू होगी, मेरा भी दिल लगा रहेगा, लेकिन नहीं, तुम माँ बाप बेटों ने तो हमेशा अपनी ही मर्जी करनी है। यानी अब आप चाहते हैं घर में सास बहू की सूरत में एक वक्त एक मुहाज खड़ा रहे और मैं आपके नामदार शौर के दरमियान में फिसते रहें? अपनी बात मुकम्मल करते जैन ने एक कह लगाया। बस होगी तुम्हारी मसहरियाँ? शगुफ्ता बेगम जरा रूठे से बोली। तुमने क्या अपनी माँ को रवायती औरतों की तरह समझा है, जो घर में बहू के आते ही मांस खड़ा कर देती है? मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। जैसे मेरे लिए गुड़िया वैसी ही वो होगी। शगुफ्ता बेगम ने कतरे नरमी से कहा। अच्छा ठीक है मामा, और सुना चाची जान की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं तुम्हें, इनकी नेचर का तो पता ही है ना, आज भी वो वैसे ही हैं जैसे 20 साल पहले। एक हादसे ने तोड़ कर रख दिया है। इसकी जहनी हालत अब भी तक नहीं संभली। 20 साल बाद भी वो सजाद को अभी भी ऐसे ही याद करती है जैसे कल की बात हो। इन्होंने अफसोस से कहा। ब्लैक पैंट और ऊपर व्हाइट टी शर्ट और जीन्स की जैकेट पहने वो किसी भी शहजादे से कम न था। ऊपर से इसके मगरूराना अंदाज इसे मजीद परकश और दिलकश बना देता था। अपनी हैवी बाइक से उतरते वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ और आते जाते हर जी हयात ने इसकी शख्सियत को सराहा और तारीफ भी क्यों न करते। वो जहाज से भरपूर किसी शहजादे से कम जुड़ा था। हाय शिजा, कैसी हो? एक लड़की ने इसके गले लगने की कोशिश की, लेकिन वो मुनासिब। शेजी, कैसे हो? लेकिन वो मुनासिब फासले पर रहा, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट्स करके बताया था कि ये छोटी छोटी गलतियां ना किया करें, तो इसलिए मैं अब इसको जो है सही किए। ओके, मैं ठीक हूँ, और जैसे कम से कम 1 इंच फासले पर रह के बात किया करो। और इसे इस किस्म के इनकलाबात से नवाजा अपने दोस्तों जहाद के पास गया। हाय जी, व्हाट्सएप? शेजी ने कहा। मैं ठीक शेजी, तुम अपना बताओ यार, वैसे तुम बहुत बुरे हो। माना कि तुम्हें खुदा ने हुस्न से नवाजा, लेकिन अब इस इतनी भी क्या मगरूरियत कि बंदा किसी को लिफ्ट भी ना करवाए। जिहाद ने कहा। अरे जी, तुझे पता तो है ना, मुझे ये चीप हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि कोई किसी की भी गले लग जाए। शिजी ने कहा। जियाद ने लगता है इससे इस लड़की के साथ देख लिया था जब भी ऐसे कह रहा था। हाँ भाई, तुम हुस्न परस्त वालों का यही हाल है, और हम जो चाहते हैं कि लोग हमें लिफ्ट करवाएं तो कोई मूवी नहीं लगाता। जुल्म हो गया हमारे साथ। हाय अल्लाह जी, जिहाद ने वहाँ दहाई देते हुए कहा। वही बंद कर अपनी ये नौटंकी की दुकान, और क्लास में चलते हैं। शेजी ने जिहाद को लताड़ा। यार, जब तक तू इस यूनिवर्सिटी में है ना, कोई भी लड़की किसी लड़के ने लिफ्ट नहीं करवाई, सिवाय तेरे, और तेरे आने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लड़कों ने सबका सांस लेना है। जिहाद ने हाथ दुआ की सिर उठाते हुए कहा। शहजाद इसको दूर छोड़कर अपनी क्लास की तरफ गया, क्योंकि इसे पता था कि ये नौटंकी दुकान कभी नहीं सुधरेगी। लंदन में तेज बारिश हो रही थी और साथ में माहौल की खनगी में भी इजाफा हो रहा था। काफी का एक कप लिए वो अपनी स्टडी में बैठा हुआ था, अपने काम में उलझा हुआ था। मेज पर ढेरी सारी फाइलें कम बाहर लगा हुआ था। इतने में एक आवाज इसकी समातों से टकराई और जैन समझ गया कि आने वाला कौन है, क्योंकि इससे धुआंधार एंट्री शेजी की ही हो सकती थी। हाय ब्रो, क्या हो रहा है? कहते ही इसने कॉफी का कप अपने लबन से लगाया और कुर्सी में बैठ गया। शेजी, सदर जाओ, और तुम क्या इंसानों की तरह घर में इंटर नहीं हो सकते? जैन ने कहा। ओए प्लीज ब्रो, फर्स्ट कॉल मी शेजी, और सदरना तो हमारे बोनस में ही नहीं लिखा है, क्योंकि शेजी एक अलग टाइप का बंदा है जिसके खुद के कुछ रूल्स हैं। शेजी ने कहा और साथ इसने फरिया काला झाड़ा। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना अब किचन में रखा हुआ है, खा लेना, मुझे कुछ काम है। ओह भैया, मैं कब तक आपके हाथ के बने बजाय का खाना खाता रहूंगा? मुझे एक अलग टेस्ट चाहिए।
समथिंग लाइक लेडीज टेस्ट। आपकी शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं? मुझे एक अदद प्यारी सी चांद सी भाभी चाहिए जो अपने अकलौते देवर जी का ख्याल रखे और मेरे नखरे उठाए और मेरे लिए सीवी के लिए ऐसी शेजी अपने ख्वाब गिनता जा रहा था। शेजी हद होती है तुम्हारी फसगुल गोई की, तुम और मोम मेरे पीछे ही हाथों का पड़ गए हो। फिलहाल शादी का कोई सीन नहीं, मुझे अभी अपनी बिजनेस में फोकस करना है। जैन ने जरा गुस्से से कहा। ठीक है भाई, आपकी जैसे मर्जी हो खुदाया, हम गरीबों के ख्याल पर तो ही रहम कर। और शेजी ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, कहते ही वो कमरे से बाहर चला गया। इसके रूम से जाते ही जैन ने अपना सर नफी में लाया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। घर में दाखिल होती इसने ऊंची आवाज में अपने माँ बाप को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी और अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची कैसी है? शगुफ्ता बेगम ने आरज़ू को प्यार किया। जी अम्मी मैं ठीक हूँ, आज बस काम बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से थकावट हो गई है। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाई है। ओ अम्मी जान, आपने बिरयानी बनाई है? अच्छा अम्मी जान, मैं पहले नमाज पढ़ लूँ, स्कूल में काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकी। चलो ठीक है, नमाज पढ़ के फिर खाना खाते हैं, शाइस्ता ने इसे कहा। सुनसान सड़क में आधी रात को एक बच्ची खून में लथपथ ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इसका दिमाग बेहोशी की तरफ जा रहा था। जगह जगह एक साया नजर आया और इसकी जान आने लगा। आरज़ू एकदम नींद से बेदार हुई और इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबू हो गया था। रात की तारीकी इस पर इस तरह के ख्वाब का बार बार आना इसे मजीद खौफजदा कर रहा था। इसने घड़ी में वक्त देखा तो उठ के वज़ू करने लगी। फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ी। आरज़ू का यह मामूल था कि बाकायदगी से तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक दे। इसने दुआ की सूरत में हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ मांगी। बेशक वो सब सुनता था। ए मेरे मालिक, तू सब का खालिक मालिक राज़िक, तू सब जानते है। या अल्लाह, मैं दिलों का हाल तुझसे मुफ़ी नहीं है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं इस ख्वाब की मसलत अभी तक ना समझ सकी। या अल्लाह वो बच्ची कौन है और क्यों रो रही थी? इससे इस हालत में रोता देख मेरा दिल क्यों इतराज़ का शिकार हो जाता है। या अल्लाह हमें सुकून अता कर। ये सब कहते इसने अपनी दुआ मुकम्मल की और फजर की नमाज का इंतज़ार करने लगी। हाय मॉम, क्या हो रहा है? आपकी तबीयत कैसी है? नाहिदा बेगम ने वजाहत से भरपूर अपने बेटे को देखा और दिल में इसकी खुशी की दुआ की जो बिल्कुल अपने बाप जैसी शख्सियत का हमल था। मैं ठीक हूँ बेटा, बस कभी कभी बीबी थोड़ा शुड हो जाता है, नाहिदा बेगम ने अपने बेटे से कहा। और मॉम क्यों परेशान होती हैं? हम आपके साथ हैं ना, मुझे मालूम है। आप बाबा को याद करते रोती हैं। आखिर इनके जाने से हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला जो आ गया है। अपने बेटे की बात सुनते ही नादा की आंखों में नींद उतरी जो अली ने भी महसूस की। मामा प्लीज नो नॉट वी कराई वी बिहेव। और अच्छा बताएं खाने में क्या बनाए हैं? मुझे भूख लगी है। लंच भी स्किप कर दिया था मैंने। अली ने इनका मूड नॉर्मल करने के लिए इनका ध्यान बटाया। मामा आपकी वो लाडली चुड़ैल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हाँ चुड़ैल? किसने मुझे चुड़ैल कहा? इसकी रोती शक्ल देखकर अली और नाहिदा बेगम मुस्कुराए। मेरे ख्याल में तो इस घर में एक ही चुड़ैल है और वो हो तुम। अली ने इसे तंग करते हुए कहा। मम्मी, इसने जोर से कहा। देखें भाई ने मुझे चुड़ैल कह रहे हैं। नाहिदा बेगम ने अली को गोली से नवाजकर किचन को चली गई। शेजा ने क्वेश्चन अली की तरफ उछलाया जो इसने बर वक्त कैच किया। आपकी बीवी होगी चुड़ैल? मैं तो हुस्न की परी हूँ। इसकी बात सुनते अली ने जोरदार केक लगाया। मेरी बीवी तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और अच्छी होगी। अली ने कहा। देखना जब आपकी बीवी आएगी ना तो मैं इससे बहुत से काम करवाऊंगी और रवायती नंदों वाले सलूक रखूंगी। शेजा बोली, इतनी भी इंसान को खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। जवाब में अली ने कहा। इससे कहा और वह एक नज़र अली पर डालती गुस्से से पैर चटकती न चलेगी। पीछे अली ने जबरदस्त मुस्कुराहट उछाली। हाँ लगता है कि अकेले बैठे बोर हो रही हैं या फिर हमारा इंतजार कर रही थी। पहले बता देती हम जल्दी आ जाते। आप इतना बेकरार और बेचैन बैठी हुई हैं और नजर न आती। जुल्फ़िकार साहब ने खासा मिजाज अंदाज में नहीं कहा था। शगुफ्ता बेगम ने आंखें छोटी करके अपने छोर को पहले घूरा और कहा। अब बहुत जल्दी नहीं आ गए? खासा बड़ा जफर वाला अंदाज था। जुल्फ़िकार साहब ने अपनी मुस्कुराहट जबत की और बोले, मतलब हमारी बीवी कहना चाह रही है कि बड़ी देर कर दी? मेहरबान आते आते। जुल्फ़िकार साहब ने शरारत से कहा। शगुफ्ता बेगम ने खासा गुस्सा होकर बोली, जी आप और आपकी औलादों के एक ही मैं ही मिली हूँ दिल जलाने के लिए। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन और किसी को मेरे कोई ख्याल नहीं। एक आप हैं और आपके दो बेटे वहाँ गैर मुल्क जाकर बैठे हुए हैं, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब आपकी लाडली बेटी, इसे भी अपनी किताबों से फुर्सत नहीं मिलती। दो घड़ी माँ के पास ही बैठ जाए। और आप बेगम बस कर दें यार, सारा गुस्सा आज ही निकालना है मुझे गरीब पर। जुल्फ़िकार साहब ने बोले। अच्छा अगर आपका रोना धोना हो गया हो ना तो एक कप चाय पिला दें। और रही बात मेरी बेटी की तो इसको आप कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, वो आपके बेटे की क्लास में खुद लूंगी।
लूँगा और इनसे कहूँगा जल्द से अपनी पढ़ाई और बिजनेस समेटें और वापस अपनी माँ के पास आओ। जुल्फ़िकार साहब ने एक आसान सा हल बताया शगुफ्ता बेगम की परेशानी का। अच्छा जी, मेरे बेटों को डांटेंगे और आपकी लाडली वो आराम से रहे। शगुफ्ता बेगम को अच्छा खासा जवाब दिया। अच्छा बस कर दें और चाय तो पिला दें, सर में बहुत दर्द हो रही है। जुल्फ़िकार साहब ने हर बहस को ख़त्म करने को सोचा। नजमा नजा जल्दी से चाय लेकर आओ, शगुफ्ता बेगम ने मुलाजिम से कहा। टेनर सूट पहने, चेहरे पर बुला के संजीदगी तासर लिए वो सिगरेट पीने में मसरूफ था जब इसका खास बंदा अंदर आया। कमरा सिगरेट की धुआं से भरा हुआ था जो ये जाहिर कर रहा था पीने वाला अपने अंदर की जलन मजीद बढ़ा रहा है। कोह जाहिद, क्या बताया सर, आपने के कहे के मुताबिक मैंने इस केस पे बहुत तशवीश की, लेकिन कहीं भी अब तो सर आपके ताया जान की तरफ नहीं जाता, लगता है मामला कुछ और है। अली ने अबरो चाकर की तरफ देखा। इन सब के पीछे कोई और है जो बहुत ताकतवर है। जाहिद अपनी सोचे समझी बात के मुताबिक चेहरे पर मजीद संजीदगी तासर नमाए हुए। हम सही, लेकिन फिर भी तुम अपने तौर पर मजीद इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे अधूरे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। जी सर, मुझे मालूम है। और ये कहकर वहां से चला गया। इसके जाते ही अली अपनी माजी के ख्यालों में खो गया। अरे भाई आप यहाँ इस वक्त? शेजी ने कहा। क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? जी ने कहा। जैन ने कहा नहीं नहीं आ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, मुझे क्या मसला होगा। और पानी पीने में मसरूफ हो गया। डैड का फोन आया था, जैन ने शहजाद को बताया। अच्छा तो फिर क्या कह रहे थे? जुल्फ़िकार साहब, एक मिनट, कहीं वो अपनी इकलौती खूबसूरत बेगम का कोई पैगाम तो नहीं देने वाले ना कि मेरे बेटो जल्दी आ जाओ, शादी कर लो ताकि मैं दादी बन जाऊं और अपने पोते पोतियों के साथ खेलूं? क्या कहते हैं भाई, ऐसे ही कहा होगा ना मिस्टर जुल्फ़िकार साहब ने। शेजी बस ही कर दो, ब्रेक पर पाँव रखो। एक दफा तुम्हारी ये लंबी जबान चलना शुरू हो जाती है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। जैन ने इससे गुर्रे से नवाजा। अच्छा चलिए अब आप ही बता दें क्या कहा उन्होंने। शेजी ने हार मानते हुए कहा। डैड कह रहे थे जैसे ही तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाए तो साथ ही तुम दोनों ने वापस पाकिस्तान आ जाना है, मुस्तकबिल तौर पर, समझी तुम? जैन ने तुम पर जोर देते हुए कहा। और अगर मैं ना मानूं तो? शेजी ने कहा। तो वो यहाँ आकर तुम्हें जूतों का हार पहनाएंगे और लंदन की सैर करवाएंगे। अब सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ब्रो ये ज्यादा है ना मेरे साथ, अभी तो मैंने खुलकर एंजॉय भी नहीं किया, ऐसे कैसे मैं इतनी जल्दी वापस आ चला जाऊँ? शेजी ने सर भरते हुए कहा। तो ठीक है अभी चले जाते हैं और फिर शादी के बाद तुम हनीमून पर यहाँ आ जाना, बीवी के साथ फिर मिलकर एंजॉय करना। जैन ने अपनी मुस्कुराहट रद्द करते हुए कहा। वो मेरी इम्पॉसिबल, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती ना तब तक मोम ने मेरी शादी नहीं करवानी। और आपने तो लाल झंडी दिखाकर मेरा और मेरी भाभी का दिल तोड़ दिया। वैसे कितना अच्छा होता, मेरी भाभी आती और मैं इनसे अपने सारे काम करवाता, सारे कपड़े धोती, फिर रोज मेरे लिए नए नए तरीके के खाने बनाती और कहती कि जी और कोई काम मेरे सोने देवर जी। शेजी ने खास ख्यालों में खोते हुए पर जोश में कहा। वो मेरी बीवी होगी, तुम्हारी नौकरानी ने जितने काम करवाऊंगा। अगर इतना ही शौक है अपने लिए भी कोई देख लेना। जैन ने इसके अरमानों पर पानी फेरा। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे एग्जाम कब खत्म होंगे? जैन ने से पूछा। शायद को 3-4 महीने बाद ही। शेदी ने कहा। फिर ठीक है, 3 महीने बाद हम वापस जाएंगे। सुना तुमने? जैन इससे इससे कहा। जी बिल्कुल सुन लिया और इसके हाथ से काफी लेकर बाहर चले गया। शेदी ये मेरी काफी है, वापस कर दो मुझे। माई स्वीट ब्रो, अब अपने लिए और बना लो, ये तो मैं ही पीऊंगा। और वैसे भी आप काफी बहुत अच्छी बनाते हो। नलायक कहीं का, जैन ने इससे बाहर जाते हुए बोला। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा, मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, इसमें हमारी जान बसती है। मैं और मेरा शोर कैसे ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? बात करने के दौरान शास्त्र की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं जानती, इसका आखिरी फैसला समझो। तुम अपनी बेटी को यहाँ भेजो, जब तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा तो इसे यहाँ से ले जाना। और ये कुछ ही अरसे की बात है, फिर तो तुमने इसकी शादी करनी है तो तुम्हें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। नाहिदा बेगम ने जफर की इमदाद में शाइस्ते से कहा। और शाइस्ता बस खामोश रही। वही शिकस्ता दिल के साथ वापस घर की तरफ लौट आई। वो क्लास में दाखिल हुई तो शीजा को देखा तो हल्का से मुस्कुराया, लेकिन जब नजर साथ वाली सीट पर लड़की पर गई तो दिमाग खराब हो गया। उसको सुबह वाला वक्त याद आया। हो हेलो क्लास, आपका न्यू टीचर, आपसे मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इस सारे टाइम के दौरान अलीजे की नजरें किताब पर ही झुकी हुई थी। इसमें मिस रेहान ने जो अब काफी देर से नजरें किताब पर जमाए देख रहा था तो उससे बकरा। जी इस मेरा मतलब जी सर, कुछ कहा शीजा ने। को नहीं मारने पर वो सर की तरफ मुतवज्जो हुई। साथ ही पहले अंधा कहने लगी थी लेकिन जल्द ही खुद को इस्लाह की। जी मिस आपसे ही मुलाकात हो, गालिबन आप भी इसी क्लास के हिस्से हैं। आई एम राइट? नो सर, मेरा मतलब है जी सर। वो अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए बोली। तो बताइए मिस रीजा, आप क्या पढ़ रही थी? वो हमें यहाँ आकर समझाएं, क्योंकि आप तो बहुत ही समझदार लगती हैं। रेहान ने आबरू उठाते हुए उसकी तरफ देखा। सर मैं क्या समझाऊं? वो टूटे फूटे अल्फाज से बोली। वही जो आप कब से किताब में पढ़ रही थी। चलिए ऐसे करते हैं, आप सबका सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा। जो आपने अब तक पढ़ा है इसमें इससे टेस्ट होगा। कैसे रहेगा क्लास?
टेस्ट सबके मुंह से बेहतर निकला, सबके मुंह न टिके। वहां जहां सबके चेहरे पर टेस्ट का खौफ नजर आता था, दूसरी जानब सर रेहान के चेहरे पर संजीदगी आन थी और एक जो नजर अलीजे पर भी डाल रहे थे। ब्लैक डेनिस ने सर झुकाए ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ था। वो ऐसे ही था, चेहरे पर जहां भर की जाजबी एहान थी जो इसकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा था, लेकिन इन सबसे बढ़कर संजीदी जो इससे मुमताज रखती थी वो अपने इस संजीदा रूप में भी गजब का लग रहा था। सर, मैनेजर ने आवाज दी तो जैन ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो। जैन ने कहा, सर ये रही फाइल और आपके कहे के मुताबिक यहाँ का सारा काम वाइंड अप किया जा रहा है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में होंगे। हम जैन ने अपने मैनेजर से कहा, अगर पापा जिद न करते तो मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ से जाने का, लेकिन शायद लंदन की हवाएं मुझे रास आ गई थी। सर एक बात कहूँ आपसे, अगर इजाज़त हो। जैन ने आईब्रो उठाकर हाँ का इशारा किया। सर अब आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। कब तक आप एक रोबोटिक लाइफ जिएंगे? समीर ने अपनी तरफ से जैन को शादी का मशवरा देते हुए कहा। ठीक है समीर, तुम अब जा सकते हो। जैन ने मिस बाटलेजी में से जाने के लिए कहा कि जैसे समीर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आरज़ू ने अपनी मम्मी को कराते देखा तो शास्त्रा खामोशी से आगे बढ़ती रही, कुर्सी पर डंडाल सी होकर बैठ गई। आरज़ू ने अपनी माँ की खामोशी गमगीन चेहरा देखकर उनके पास आई। अम्मी क्या हुआ आपको? आप तो बेगम साहिब के पास गई तो ये उदासी आपके चेहरे पर क्यों नजर आ रही है? आरज़ू ने अपनी माँ से उदास होने की वजह पूछी। कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। और तुम्हारे अबू कैसे हैं? शास्त्रा ने आस्तीक से लब को जब्श देते हुए पूछा। अम्मी अबू ठीक है और मैं इनको दवाया खिलाकर सुला दी है। अब आप बताएं क्या बात है जो आप यूँ परेशान नजर आ रही है? बेगम साहिबा तुम्हें काम पर रखने की बात कर रही हो। कहती हैं कि जब तक कर्ज की रकम पूरी ना हो जाए तब तक तुम वहाँ इनके पास ही रहोगी। और साथ ये कहते हुए शास्त्र रोने लगी। इनकी बात सुनते आरज़ू को ऐसा लगा कोई इसके सर पर हथौड़े बरसा रहे। दिमाग एकदम ऑफ हो गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, अम्मी वैसे कैसे कर सकती हैं जबकि इन्हें पता है कि मैं पढ़ी लिखी बाशऊर जॉब करने वाली लड़की हूँ। फिर हमारे साथ ऐसे गुलामों वाला सलूक किया। अम्मी बताई ना। और बेबसी के आलम में इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके लब मुसलसल कबूबाहट का शिकार हो रहे थे। बहुत मुश्किल से खुद पर बंद बांध कर इसने अपनी बात मुकम्मल की। आहर बेगम साहिबा ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? आरज़ू की बात सुनकर शाइस्ता खामोश रही, बस इसको ही देखती रही। हमें लोग क्यों इतने जालिम हो जाते हैं कि इन्हें अपने अलावा सारी दुनिया हकीर ही नजर आती है। ना जाने इस दुनिया में ये फरहोनों का राज का खत्म होगा जो मजलूमों पर हर तरह का जुल्म डालते हुए जरा सभी खुदा से नहीं डरते। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, तुम इनकी बात मान लो। तुम्हारे अब्बू की जिंदगी के सवाल हो फिर फुट फुट कर रोती। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत बेबस हूँ। अपनी माँ को माफ कर दो। कितना कर्ब और अज़ियत इनके लहजे में। इनकी बात सुनते ही आरज़ू ने आगे बढ़कर इनके हाथों को थामा और इनकी गले लगी, रोने लगी। अम्मी जान, आप लोगों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आप प्लीज ये सब मत करें, मैं जाऊंगी बेगम साहिबा के घर और करूंगी इनके घर के काम। और फिर से रोने लगी। और यूं ही माँ बेटी कितनी देर एक दूसरे के साथ लगती रोती रही। आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी, ना जाने आगे इनकी किस्मत में क्या लिखा गया था। और हम तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ माल और कुछ जानों से और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाएंगे। अल कुरान। गुड़िया बात तो सुनो मेरी, कहाँ हो? कब से आवाजें दे रही हूँ। शिगुफ्ता बेगम गुड़िया को बुला रही थी जो इस वक्त नावल पढ़ने में मसरूफ थी और कानों में हेडफोन लगाए हुए थे और साथ साथ जैसे भी बहा रही थी। शिगुफ्ता बेगम ने इसके कमरे में आई, उसके हाथ किताब छीनी। अम्मी आप डरा ही दिया मुझे, अब जल्दी से मुझे बुक दे दें, मेरा हीरो मरने वाला है। हाय अब क्या हो गया? गुड़िया ने अपनी आंसू साफ करते हुए कहा, बस हर वक्त इन किताबों में ही घुसी रहना क्या मिलता है ना तुम्हें? कभी मगन से अपनी पढ़ाई करती तो तुम्हारे मार्क्स कम ना आते, या कोई घर का काम ही सीख लो वरना ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवाओगी। अम्मी में इतनी सी जान। इसने अपनी दो उंगलियों को जोड़ा। और कितने काम करूं, मुझसे तो नहीं होता ये काम वाम। मैं तो शहजादी हूँ, शहजादी, अपने पापा की, अपने जैन भाई की जान। जी बिल्कुल, आप तो शहजादी हैं, हम आपके नौकर। तुम्हारे बाप के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ा हुआ है। आने दो जरा, इन्हें मिटाती हूँ तुम्हारे कि तुम कितना सर पर चढ़ गई हो। शगुफ्ता बेगम ने उससे गुर का कहा, गुस्से से बाहर चली गई। इनके जाने के बाद गुड़िया फिर से नावल पढ़ने में मसरूफ हो गई, जैसे इससे जरूरी कोई काम नहीं। गुड़िया ऐसे ही थी, सारी दुनिया यहाँ से वहाँ जाती, गुड़िया ने नावल पढ़ना नहीं छोड़ना था। भाइयों की इकलौती और बाबा की परी। वैसे तो इसका नाम जोया था, लेकिन उसे सब प्यार से गुड़िया बुलाते थे और बकौल इसकी कोई शहजादा आएगा उसे ख्वाबों की दुनिया में लेके जाएगा। ताजद के वक्त वो जोर कतार रो रही थी, अपने पहलू के दामन फैलाए अल्लाह से आने वाले वक्त के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करने के लिए दुआ कर रही थी। वो एक ख्वाब के खौफ से बाहर नहीं आई थी, ऊपर से ये मुसीबत इसे परेशान कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि इसका रब इसे अकेला छोड़ने वाला नहीं। इससे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आ रहा था। इसने सोचा था कि वो अपने वालिदैन का सहारा बनेगी, लेकिन किस्मत ने इसे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी इसे
अल्लाह से पूरी उम्मीद थी कि वो इसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। लो गम न करो, तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं। अल कुरान। सर रेहान क्लास में आए तो सारी क्लास के चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई थी। उनकी मुस्कुराहट समझी। रेहान ने क्लास पे एक नज़र दौड़ाई। जब भी इसे कोने में लीजा बैठी नजर आई, लेकिन फिर भी अपने गुस्से जबर करके इसने पूरी क्लास को मुखातिब किया और इनकी टेस्ट इन्हें वापस किए। लेकिन जब बारी अलीज़ा की आई तो इसको सही क्लास ली। मिस अलीज़ा, ये आपकी परफॉर्मेंस की आप यूनिवर्सिटी में मेकअप दिखाने आती हैं। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद मुझे किसी भी किस्म का बुरा रिजल्ट नहीं चाहिए। अलीज़ा अपनी इतनी इंसल्ट पर मुंह बना करेगी जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। और सुसु करके रोना शुरू हो गई, लेकिन इसके रोने से रेहान को मजीद गुस्सा आया। पूरी क्लास को खूब डांट पड़ी। ब्रेक टाइम में दोनों कैंटीन में बैठी थी। यार वो अंधा, मेरा मतलब है तुम्हारे भाई के दोस्त हमारे न्यूज़ सर बहुत क्रूर से, मतलब इतनी संजीदी रोए कि दिन में पूरी क्लास अपनी रौब जमा लिया। दो देखो मेरी पूरी क्लास के सामने इंसल्ट की। अब देखना जब तक यहाँ है कोई भी स्टूडेंट इनके लेक्चर के सुख का सांस नहीं ले पाएगा। वो अपना सारा दिल का गुबार शीजा के आगे निकाल कर बैठी थी। अलीज़ा की बात सुनकर शीजा जोर से हंसने लगी तो अलीज़ा को मजीद गुस्सा आया। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? एक तो मैं पहले ही इस खड़ूस की वजह से इतनी परेशान हूँ, ऊपर से तुम हंस रही हो। इसे हंसते हुए देखकर अलीज़ा को मजीद तब चढ़ी। अलीज़ा में तो आधी हो गई है इन सब की। पहले अली भाई थे जो हर वक्त मुंह में अंगारे चबा कर बैठे होते थे, और अब इनके दोस्त भी इनके जैसे हैं। क्या कहा जा सकता है, हमें ये मुसीबत झेलनी ही होगी। अलीज़ा ने कहा और मुंह बनाकर बैठ गई, क्योंकि इसकी इंसल्ट जो हुई थी और साथ इसके मेकअप पर भी जफर किया गया था। आरज़ू अपनी अम्मी के गले लगकर खूब रोई। फिर शाइस्ता के साथ बेगम के घर की तरफ चलेगी। इस्लाम बेगम साहिबा, नाहिदा बेगम जो डाइनिंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। इस्लाम के बाद पर शाइस्ता को एक साथ नजर इसकी बेटी को देखा। आरज़ू को देखकर इनको एक कमीनगी से खुशी हुई। अब यह खुशी वक्ती थी या फिर इनकी कोई साजिश है, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है शाइस्ता, तुम यही रुको, मैं आती हूँ। ये लड़की क्या नाम है तुम्हारा? नाहिदा बेगम हकारत से आरज़ू कहा। इसके हद का मेरे रवैये को देखकर आरज़ू ने थक निकला और इसने बेबसी से अपनी माँ को देखा। शास्त्री ने आंखों के इशारे से खामोश रहने का, फिर जल्दी से अपने खौफ को छिपा दिया और कहा, मेरा नाम ए लड़की नहीं आरजू है। अच्छा आरजू है? नाहिदा बेगम ने अच्छा पर जोर दिया, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत जल्दी है, मुझे मुलाजमों की लंबी जुबान नहीं पसंद। शबो शबो, नाहिदा बेगम ने गुस्से से कहा और मुलाजमों को आवाज़ देने लगी। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। इस लड़की को लेकर जा किचन में और इससे किचन के सारे काम समझा देना। ये भी बता देना अगर कोई मेरी बात की मन ही मान तो इसे कैसी सजा मिलती है। नाहिदा बेगम ने गफूर से कहा और एक शैतानी मुस्कान इनके चेहरे पर नमदार हुई। चलो आप, शबो ने आरज़ू से कहा किचन की तरफ चली गई। या अल्लाह, क्या पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी इंसानियत खत्म हो गई है। अक्सर किताबों में गांव के जाहिल लोगों के बारे में सुनाते हैं कि वो कर्ज या कत्ल की देर पर अपनी बेटियों या भाइयों के कहा जाए अपनी औरतों को बनी कर देते हैं, लेकिन यहाँ शहरों में भी इस किस्म की जहानत रखने वाले लोग रहते हैं जिनको गरीबों की परेशानी दुख नजर नहीं आते, बस अपने आप अपनी जान दिखती हो। ये दुनिया वाकई खुद गर्ज है। नाहिदा बेगम के जिले तमेज रवैये पर आरज़ू को बहुत दुख हुआ और ये सब अपने दिल में सोच रही थी। नाहिदा बेगम अपने कमरे में गई और मजीद कुछ रकम लेकर आई और शाइस्ता को थमा दी। ये लो कुछ पैसे और अपने शोहर का इलाज करवाओ। अब जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती आरज़ू यही मेरे पास काम करेगी, समझ गई? जी बेगम साहिबा। और शाइस्ता ने बेबसी से रकम इनके हाथ से ले ली। अगर इसके शोहर की बीमारी इतनी अहम ना होती तो कभी भी अपनी बेटी को यहाँ ना छोड़ती, वो छोटे कदम उठाती लेकर किचन की में आई कि जाने से पहले आरज़ू से मिलने। आरज़ू कुर्सी पे बैठी हुई थी और शबू उसको कुछ समझा रही थी। अम्मी, शाइस्ता को देखती ही आरज़ू अपनी जगह से उठी इनके गले लग गई। फुर फुर कर रोना शुरू हो गई थी। ना मेरी बेटी, मेरी लाडी ऐसे नहीं रोती। अल्लाह हमारे साथ है ना, तो तुम खुद ही कहती हो ना कि अल्लाह अपने बंदा को अकेला नहीं छोड़ता। तो बस दुआ करो, हम बहुत जल्द इस आजमाइश में पूरा उतरेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद शाइस्ता बेगम इससे मिलकर घर को चल दी। इनकी आंखें अभी भी बेबसी नजर आई थी। कितने ख्वाब थे इनके कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएं, फिर किसी अच्छी जगह शादी करें, लेकिन इंसान क्या सोचते होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जब आज से घर के सारे काम इससे करवाने हैं और अपनी निगरानी में ध्यान रखने की कोई काम चोरी न दिखाए। वैसे भी पढ़ी लिखी लड़कियां काम चोर होती हैं। नाहिदा बेगम किचन में आई गुस्से से आरज़ू को घूरकर शब्द से कहा और ये कहते ही वो अपने रूम से चली गई। पीछे आरज़ू की आंखें मजीद गमगीन हुई। आंसू इसकी आंखों से एक बार फिर रवाना हुए, लेकिन शब्बू को इस पर बड़ा तरस आ रहा था। आए भी क्यों ना, जहाँ बर की मसलियत इसके चेहरे पर हया बेदाग चेहरा, मेकअप से पाक पुरनूर चेहरा था इसका। बस करो आरज़ू, मत रो, हौसला कर। बीवी जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, ये बहुत अच्छी थी, पर एक हादसे ने इनसे इनकी शोर और बेटी छीन ली। वो तो बस ये पत्थर दिल बन गई। शबू ने इसके कंधे पर हाथ रख के इसे समझाते हुए कहा। फिर इसके बाद शबू ने इसे काम वाली सिखाया और स्टोर रूम में रहने को जगह दिखाई। वो स्टोर रूम को देख रही थी जब इसे अपनी अम्मी अबू याद आई। अम्मी देखे ना, बाहर बारिश हो रही है, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। घर भी देखे कितना गंदा हो रहा है। ज़हन के पर्दों पर पुरानी यादों के झुमके लड़ा है और आंसू एक बार फिर इसकी आंखों से बहने लगे, लेकिन जल्द ही खुद को हौसला दिया
और फिर कमरे की सफाई करने लगी। इसके बाद किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसे मुलाजिम अंदर आया। सर बाहर, रेहान साहब आए हैं, अंदर भेजो। वाह क्या जमाना आ गया, अब तो इसे मिलने के लिए पहले इजाजत देनी पड़ेगी। रेहान ने आते साथ ही अपनी जुबान के गोले बरसाने शुरू कर दिए। रिलैक्स निर्जान, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं ज़रा काम में बिजी था, इसलिए किसी को भी अंदर आने से मना किया था। तुम बताओ, तुम्हारी उस्ताद गरी कैसे जा रही है? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा मिशन? हाँ बस इसी में मसरूफ हूँ, बहुत जल्द मैं इन तक पहुंच जाऊंगा। और मेरे ख्याल जो लावा इतना अरसे से पक रहा है ना, अभी सुकून मिल जाएगा। सही, लेकिन जो भी करना है सोच समझ के करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। मेरी बात समझ रहे हो ना? रेहान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कह रहा हूँ वो तुम अच्छी तरह से समझ गए हो, इसलिए मुहतात रहना। और एक पल को रोका। अली, मेरी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मैं नाचीज़ हाजिर हूँ। ये कहकर रोका नहीं हो चला गया पीछे। अली अपनी ख्यालों में खो गई कि आया वो जो सोच रहा है वैसे बिल्कुल ना हुआ तो वरना बहुत बड़ा अंजाम होगा। वक्त अपनी तेज रफ्तार बरकरार रखकर उड़ रहा था और साथ साथ आरजू हो पर होने वाले मुलाजमे में मुजालम में भी इजाफा हो रहा था। नाहिदा बेगम ने इस पर काम की बहुत सख्ती रखी थी और जलील करना इसके अलावा और था। लेकिन आदत सबन का दामन न छोड़े से अल्लाह से उम्मीद थी कि वो तनहा नहीं छोड़ेगा। नमाजों में तवील सईदे और दुआओं में इसने अब भी न छोड़ी थी। वो बस अपने में और अपने वालिदैन के लिए बहुत सी दुआएं मांगती थी। या अल्लाह मुझे इस आजमाइश पर पूरा उतारना। इसकी जुबान पर हर दम यही दुआ रहती थी, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के लिए मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र और वालों का साथ देते हैं। सूरह बकरा। सारी रात बारिश होने के बाद आज लंदन में मौसम बहुत खुशगवार था और साथ साथ हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी। वो दोनों इस वक्त लंदन एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई और प्लेन में अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। भाई वैसे आपको को नहीं लगता कि मामा पापा हमें बहुत जल्द बुला रहे हैं? मतलब अभी तो मैंने अपने लिए कोई लड़की, मेरा मतलब भाभी भी पसंद नहीं की। शेजी की जुबान एक बार फिर फंसली और शेजी जैन को तंग न करे। इट्स अनपर्सनल। शेजी, तुम कब इन फजूल किस्म की बातों से बाहर निकलोगे? मेरा फुल हाल शादी का कोई मूड नहीं और तुम प्लीज अगेन इस टॉपिक पर मुझसे बात न करना, समझे? जैन ने ऐसा संजीदे से जवाब देते हुए कहा। भाई क्या हो गया है आपको? मैं तो जस्ट बात कर रहा था। और फिर शीशे की तरफ मुँह करके गाना गाने लगा। मेरे ब्रादर की दुल्हन, मेरी ब्रादर की दुल्हन, दोनों ढूंढो मेरे ब्रादर की दुल्हन। शेजी, अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई ना तो मैं भूल जाऊंगा अगर तुम मेरे भाई हो और तुम्हें खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। जैन को इसकी गाने से तब चढ़ी थी। वो अपनी मस्ती में गाना गा रहा था। जब जैन ने इससे सलोते सुनाई तो मुंह बंद करके बत्तीसी दिखाने लगा। फिर सारा रास्ता खामोशी में गुजरा। लेकिन शेजी बीच में कोई ना कोई शरारत जरूर कर लेता था और जैन बेचारा तो बस सब्र ही कर सकता था। वो दोनों लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। जैन ने ब्लू पैंट के साथ लेदर की जैकेट पहनी थी, जबकि शेजी ने टाइट पैंट और ऊपर ग्रे कलर का हुडी पहनी हुई थी। उन दोनों की पर्सनैलिटी कमाल की लग रही थी। कुछ और गर्ल्स ने इन दोनों को अपनी नजर के ताकत नहीं लिया, लेकिन जैन को किसी की परवाह न थी। वो अपनी हिदय में चला रहा था, जबकि शेजी की चाल में गुरूरापन अलग आ जाता था। वो कोई शरारत करना का इरादा करता तो जैन की गुरी से वापस अपनी हाथ में आ जाता। कैसे पता था जैन ने इसे जिंदा नहीं छोड़ना। वो दोनों घर पहुंचे। जुल्फकार साहब और शगुफ्ता बेगम ने इनका परजोश वेलकम किया। शुक्र है तुम दोनों, अपनी शक्ल तो दिखाई, वरना मुझे लगा था कि ये हसरत लेकर ही मर जाऊंगी। शगुफ्ता बेगम ने रुआन से होकर कहा। मॉम कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपने अपनी बहुएं भी लानी है और फिर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। अभी तो आपकी उम्र ही क्या है? शेजी ने परशौक लहजे में इन्हें छेड़ते हुए कहा। भाई आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। गुड़िया ने अपने दोनों भाइयों के गले मिलकर कहा। भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। गुड़िया जैन के गले लगकर लाड की अंदाजा बोली। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस किया। जैन ने इसे खुद से लगाते हुए प्यार से कहा। बस अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी। गुड़िया ने जैन की कंधे पर सर रखते हुए कहा। ठीक है मेरी जान, मैं यही हूँ आपके पास। आप खुश? जैन ने इसकी नाक खींचते हुए कहा। लगते हैं मुझे तो सड़क से उठाया था, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। शेजी ने नकली आंसू साफ करते कर। लगता है कोई जल रहा है और जल जल कर कोयला हो जाएगा। गुड़िया ने इसलिए इसे तंग करते हुए कहा। हाँ तुम तो अब यही कहोगी ना, देखो खुद को घोड़े जैसा कद निकाल ली है तुमने, लेकिन हरकतें बच्चों वाली ही करना। शेजी ने इसके गुस्सा दिलाने वाले अंदाज में कहा। पापा देखे आपने, भाई आते ही मुझे तंग करने लगे हैं। गेंडा ना हो तो? गुड़िया ने इसकी तरफ देते हुए। गेंडा? मेरी इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी और खूबसूरत बॉडी को तुम गेंडा कह रही हो? वर्ड दाहिर, लड़की ने मरती है मुझ पर। और अभी वो मजीद कुछ कहता कि जुल्फकार साहब ने इसको साथ अखियों से घूरा। शेजी, बड़ी बुरी बात है, बेन को ऐसे तंग नहीं करते। जुल्फकार ने शेजी को गुस्से से कहा। लगते है हमारी बस्ती सेशन स्टार्ट हो गया। बस्ती सेशन स्टार्ट हो गया है, बस इसी ही कमी रह गई थी। शेजी ने पुरशौक लहजे में कहा। सब ने भरपूर कैख लगाया। मत डांटे मेरे बेटे को, आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं। शगुफ्ता बेगम ने शेजी की तरफदारी करते हुए कहा। मैं तो अपने पापा की शहजादी हूँ, मुझे तो पापा का कुछ नहीं कहेंगे, है ना पापा? और गुड़िया ने जुल्फकार साहब के कंधे पर सर रख दिया।
हाँ जी, मेरी बेटी तो मेरी शहजादी है। जुल्फ़िकार साहब ने इसे हुस्न में सोते ही प्यार से कहा, देखा मैं इस घर में एक में ही सौतेला हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। शेजी ने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा, बस भी करो शेजी, और अपने ड्रामेबाजियाँ बंद करो। जैन ने इसे लताड़ते ही कहा, शेजी का मुंह बन गया। फिर भरपूर खुशगवार मूड में खाना खाए और बातों के दरमियान भी हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता रहा। फिर सब अपने रूम्स में जाने सोने के चले गए। अरे किसी काम में सुनता जैसिका फोन रोएंगे। हाँ बोलो, जाहिर क्या खबर है? सर मैं एक केस पर मजीद तशवीश कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा सुराग भी आपके ताए के खिलाफ नहीं मिला। लेकिन क्या? जल्दी बताओ। अली गुस्से से धड़ा। जाहिर के एक पल को खामोश होने पर अली को एकदम से गुस्सा आ गया। एक क्लू मिला है सर, जल्दी जल्दी बोलो। मवादा अली फोन से निकल कर इसके सर भी ही ना फाड़ दे। क्लू वो क्या? अली को एकदम से बेचैनी हुई। सर एक इब्राहिम नामी बंदा था जो आपके वालिद के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, गैर कानूनी कामों में मुलव्वस था। आपके वालिद को इस बात का इल्म ना था, जबकि जुल्फ़िकार साहब बहुत अच्छे से जानते थे ये बात। इन्होंने आपके डैड को भी समझाया, पर उन्होंने इनकी बात ना मानी थी। जाहिद ने सारी बात इसको बताई थी। ठीक है, तुम इसको पता करो, मुझे और हर हाल में जिंदा चाहिए। अली की आंखों में एकदम से इश्तियाल उतरा। सर मैंने कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लगता है कि ये इब्राहिम रुपोश हो गया है, या फिर इसका माफी दुनिया में घुस कर इसने अपनी पहचान ही बदल ली है। ठीक है, तुम अपनी तरह से जरिए इस्तेमाल करो और मजीद इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करो। ये भी मालूम करो कि इस आदमी का इन जुल्फ़िकार साहब के साथ कोई रब्ता है या नहीं। ये कहकर अली ने फोन बंद कर दिया और कुछ सोचने लगा। जैन के पर्दे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। अली अली बेटा कहाँ हो आप? पापा मैं यहाँ हूँ। 4 साल अली अपने बाबू के साथ आंख मछोली खेल रहा था। इतना आओ मेरा बहादुर बेटा, माई फ्रेंड्स। और सजाद ने इसे गोद में उठाया। बेटा मेरी बात गौर से सुन, अगर पापा कभी आपसे दूर चले जाएं तो अपनी मामा और बहनों का ख्याल रखना और इनकी डाल बनना। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। अली ने सर इस में लाया। गुड बॉय माई प्रिंस। क्या हुआ था? ये बात अपने इस 4 साल बच्चे के जहन में कायम रहेगी। बाबा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आपका बहादुर बेटा कभी कभी बहुत कमजोर जाता है। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ पापा। अली के लहजे में बस्ती से उम्मीद है कि मेरा शक शकी रहे। इसने सर्द आँख खारिज की और फिर से काम में मसरूफ हो गया। अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी किस्म का कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। सूरत अल अराफ। और क्लास रूम में आया तो सब अलर्ट होकर बैठ गए। पूरी क्लास में इसका अच्छा खासा रो था। इसने सबके बारी बारी अनाउंसमेंट वापस किए और जब बारी अलीजे का नाम लिया गया तो इसकी जान ही हट गई। कामते हाथों से इसने अपनी असाइनमेंट वापस ली, जो कि फिलहाल कदर बेहतर थी, वरना एक बार फिर इसकी क्लास लग जाती रेहान के हाथों। इसकी इस हरकत रेहान को बहुत हंसी आई, लेकिन अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया। शहजादी इसकी हरकत अपनी मुस्कुराहट दबाकर बैठी थी। इसके बाद रेहान ने लेक्चर दिया और लेक्चर के दौरान बार बार अजीज़ा को परतश नज़रों से देख रहा था। रेहान की ऐसी नज़रों से कन्फ्यूज होते इसने अपनी निगाहें रजिस्टर पर जमा दी। जैन ने आकर डैड के साथ अपना बिजनेस संभाल लिया और शेजी ने फिलहाल आवारागर्दी को अपना मशगूला बना लिया। ऑफिस से अपने डैड के साथ घर आया तो शगुफ्ता बेगम लॉज में बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेगम। शगुफ्ता बेगम ने बाप बेटे को देखकर खुशी से कहा। बेगम ज़रा जल्दी से अच्छी सी चाय पिला दे। उस पर बैठ के शगुफ्ता बेगम ने मुलाजा से चाय का कहा। मैं सोच रही थी कि आज नाहिदा की तरफ जाएं। बहुत अरसा हो गया चक्कर नहीं लगाए। क्या हुआ है जो इसकी तबीयत ठीक नहीं है? और कुछ भी सोच समझ कर नहीं कहती, लेकिन मैं फिर भी इससे मिलने जाऊंगी, शगुफ्ता बेगम ने कहा। चलो ठीक है, कल शाम फिर चलते हैं, बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे। अच्छा है, शीज़ा और अली से भी मुलाकात हो जाएगी। तो फिर कल शाम को सब चलेंगे, शगुफ्ता बेगम ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा। बहुत दिन से वो मुल्क से बाहर था, कुछ काम की मसरूफियत और मीटिंग्स, जिसकी वजह से वो घर ना सका। आधी रात का वक्त था जब अली घर आया तो किसी नए चेहरे को अपने सामने पाया। वो चोर घर में कोई चोर घुसा आया। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। आरजू जो किचन का काम करके ख़त्म करके नमाज की वज़ू करने जा रही थी, अपने सामने लड़के को देखकर फ़ौरन चिल्लाने लगी। अली तो अपने लिए लफ्ज़ चोर का सुनकर एकदम बौखला गया। ब्लैक पैंट, ऊपर वाइट शर्ट पहने, कोट हाथों में पकड़े और कहीं से भी चोर नहीं लग रहा। लेकिन पता नहीं क्यों आरजू ने इसे देखकर चीखना शुरू कर दिया। इसकी बात सुनकर अली के माथे पर एकदम तेवरे चढ़ी। जो घर के मालिक को चोर समझ रही थी, उसकी आंखों को गौर से देख रहा था, जैसे कुछ जानना बचाना हो। वे एकदम से उसके ख्याल को साइड पर रखकर गुस्से से बोला, तुम कौन हो और मेरे घर में खड़े होकर मुझे चिल्ला रही हो? हिम्मत कैसी है तुम्हें मुझे चोर कहने की? अली को बस नहीं चढ़ रहा था किसका पर हाथ उठाए। इतने में शब भागती हुई किचन से साहब सलाम साहब, माफ़ करिएगा, नहीं आई है इसलिए आपको पहचान नहीं। इसने जल्दी से आरजू की साइड लेते हुए कहा। आरजू साहब जी से माफ़ी मांगो। शबू ने आरजू से कहा। व्हाट? मैं माफ़ी मांगू? गलती इनकी है, ये चोरों की तरह अंदर आ रहे थे, मुझे घूर रहे थे तो मुझे लगा कोई चोर होंगे। आरजू दांत पीस के बोली। इसकी बात सुन अली का गुस्सा मजीद तेज हुआ और गुस्से से मुठ्ठियां बेच कर रह गया।
सुनाई नहीं देता तुम्हें? आरजू साहब बहुत पहले गुस्से में है, इससे माफी मांगो लो, वरना तुम्हें बीबी साहिबा को पता है ना। शबू ने इससे बीबी जी का रवैया का नक्शा खींचा। सॉरी। आरजू ने खुद पर जब्त करके अली से माफी मांगे अंदर चली गई। पीछे अली हैरत से इसको तकता रह, पढ़ी लिखी खूबसूरत मुलाजमा स्ट्रेंज वो सर झटक कर नाहिदे बेगम से मिलने चला गया। शाम को सारे सजाद साहब के घर पर मौजूद थे। जुल्फ़िकार साहब, इनकी बेगम और नाहिदा बेगम वहाँ डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। ज़ैन और शेज़ी भी वहाँ साइड टेबल पर बैठे रहते हुए अली और शिजा वहाँ आए थे, सबसे मिले। अली तो बस गुड़िया को ही देखे जा रहा था जो कि इस बात से अनजान थी। वहीं शेज़ी शिजा को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा था। तभी ज़ैन ने एक दिन अखियों से घूरा, जैसे कह रहा हो बाज आजा। इसके गुने पर शेज़ी ने बेतिसी दिखा, जैसे चल बरो चल। और ये बात इसने ज़ैन के कान में जाकर कही। वादना अली इसकी गर्दन ही न पकड़ ले। चाची आपसे कुछ कहना है। शेज़ी की ज़बान को कहाँ ब्रेक लगती थी। चाची आपकी खिदमत में एक शायद अर्ज है, वो खाना खिलाने आपका फ़र्ज़ है। पहले तो सबकी इस बात को सुन रहे थे, लेकिन जब समझ आई तो सब भी हंसने लगे। वो कहे नादिया बेगम से, लेकिन देख शिजा को ही रहा था कि बगड़िया ये कुछ देर सुकून से बैठ नहीं सकते तुमसे कोई मसला है? अपनी चाची से बात कर रहा हूँ ज़राफ़ा जी। शेज़ी ने इसके लंबे कद को चोट की। बुरी बात शिजा, बाई से इस तरह से बात नहीं करते। अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी, नाहिदे ने इसे टोक दिया। शेज़ी कितनी गलत बात है, बहन को ऐसे नहीं कहते। जुल्फ़िकार साहब ने शेज़ी को डांटा और शेज़ी बेचारा तो अपनी लिए लफ्ज़ बाई सुनकर इस सदमे चला गया। ज़ैन इसकी हालत देखकर मुस्कुराहट दबाकर बैठा हुआ था। फिर जंग पार्टी टीवी लॉन्च में ही बैठ गई और बुजुर्ग हजरात डाइनिंग रूम में बैठ गए, बातें करने लगे। शिजा और गुड़िया आपस में बातें कर रही थी। ज़ैन को किसी ज़रूरी काम की कॉल वहाँ से एक्सक्यूज़ करता बाहर आ गया। अभी वो कार पर बात ही कर रहा था कि किसी के रोने की आवाज़ आई। ज़्यादा गौर से सुनने पर इसे महसूस है कोई सिसक कर रो रहा है। इसने फ़ोन अपनी बात ख़त्म की और इसके पास देखा तो कोई भी नहीं था। वो ज़रा बाहर लॉन में आया तो एक कोने में आरज़ू को सर झुकाए रोते देखा। आरज़ू तो वैसे बड़े दिल की लड़की थी जिसको मसायब झेलने आते थे। साथ इस रब पर भी पूरा भरोसा था कि वह ज़रूर इसकी आजमाइश से बाहर निकाले। लेकिन आजकल नाहिदा बेगम इस पर जिस्मानी तशद्दुद और ज़हनी अजियत भी दे रही थी, जिसकी वजह से वह अपने ज़ख्म पर हाथ रखे रो रही थी। जब इन पर मुसीबतें पड़ती हैं तो वो सब्र करते हैं। अलकुरान। इसे ज़मीन पर अपने पास काले बूट नजर आए और मर्दाना क्लोन की खुशबू महसूस हुई। इसने नजर उठाकर पर देखा, ज़ैन वहाँ खड़ा था जो रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ आया था। आरज़ू ने जैसे ही अपना चेहरा उठाया, ज़ैन तो बस इसे देखते हुए उधर हो गया, जो किसी को एक नज़र देखकर दोबारा नजर नहीं रखता था। आज नजर पलटना ही भूल गया, लेकिन जल्द ही होश में वापस आया। आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? ज़ैन ने इसे रोने की वजह पूछी। ज़ैन बड़ी फुर्सत से देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक खास नूर था जिससे बहुत दिलकश बना रहा था। आंखों में बहुत ज्यादा लाल थी कि कान जैसी बुरी आंखें और गनी पलकें, इनमें नमी। ज़ैन को समझ नहीं आया था कि ये मुलाजमा है या कोई और क्योंकि इसने इससे पहले घर में नहीं देखा था। इसके चेहरे पर बुला की मसमियत थी और वो इससे मुलाजमा जैसी नहीं लग रही थी। आई एम सॉरी, आपको मेरे रोने से डिस्टर्बेंस हुई। ज़ैन को बस इसकी आंखों में ही हो गया। इसकी बोलने में होश में आया। आप क्यों रो रही थी? वो भी यहाँ? और आप कौन हैं? इससे पहले मैंने चाची के घर में आपको नहीं देखा। इसने आरज़ू से सवाल किया। मैं यहाँ काम करती हूँ। आरज़ू ने इसको सिस्कर बताया। वैसे देखने में मुलाज़ा तो नहीं लग रही। ज़ैन ने इससे पूछा। वो मुझे किचन में कुछ काम है, ये कहकर वहाँ से चली गई। और ज़ैन की नज़रें इससे दूर तक और फिर सर झटक कर अंदर लाउंज में आकर बैठ गया। लेकिन सोचा कि मरगज़ वही मासूम आंखें वाली लड़की थी। गुड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में लेकर जाऊँ और अपनी बुक कलेक्शन दिखाऊं, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। शेज़ी और अली ने इन्हें अपनी नज़रों के हिसार में लिया था। फिर खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। आज नाहिदा बेगम थोड़ा खुश नजर आई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो पता नहीं क्यों जुल्फ़िकार साहब को अपने शोर की मौत का इल्ज़ाम ठहराती थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इनका यह खदशा सही होगा या गलत। अब वो लोग घर के लिए रवाना हुए तो सब लॉन में खड़े थे। शिजा अली ने इसको पुकारा, जो गुड़िया के साथ खड़ी बातें कर रही थी। जी भाई, आपने बुलाया? अली ने बुलाने पर शिजा ने इसके पास आई। वो मेरा मोबाइल अंदर रह गया है, जाकर ले आओ, एक ज़रूरी कॉल आनी है। जी भाई, ये कहकर अंदर चली गई गुड़िया। शिजा के जाने के बाद अली ने गुड़िया को आवाज़ दी। वो जो शिजा के साथ अंदर जाने लगी थी, लेकिन अली की आवाज़ पर एकदम रुकी। मर गए? या अल्लाह बचा लेना। डरते डरते मुँह पीछे अली की तरफ मुड़ा। जी अली भाई, इसने डरते डरते कहा। भाई माई फुट। इसके भाई कहने पर अली को गुस्सा आया और शायद इसे चेहरे के तासरात भी साथ हुए, लेकिन फिलहाल कंट्रोल करके लिया क्योंकि ज़ैन भी पास ही खड़ा था। तुम्हारी स्टडी कैसे जा रही है? खुद पर जबत के बांध कर गुड़िया से पूछा। हम अच्छी जा रही है कहकर वहां से भागी, क्योंकि अली ने के गुस्से का कुछ पता ना था कि ना जाने किस टाइम पे क्या कहते। खड़ूस की हर दम नाक पे गुस्सा रहता है। कैसा लगता है कि बंदे को जिंदा ही निकल जाएंगे। वहां से जाने के बाद गुड़िया मुंह में बड़बड़ाई। कब तक भागेगी मुझसे? एक दिन तुम मेरी ही पनाह में आओगे नहीं माई डॉल। शिजा मोबाइल अंदर आई तो इससे पीछे किसी की मौजूदगी है, लेकिन जैसे ही इसने गनगनाने की आवाज़ सुनी तो इसका मीटर एकदम शार्ट हुआ।
रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा शोह लगती है, रेखे भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगी ना। बस कर दो, बंद कर दो अपनी बसुरीली आवाजें। शेजा जो मौके मिलते ही शेजी जो मौका मिलते ही शेजा के नीचे आया था और इसे दिखने में ही गुनगुनाने लगा। यार मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, वैसे कैसा लगा मेरा गाना? बहुत ही कोई बेफजूल था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शेजा ने इसकी गाने पर जफर करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ क्या तुमने मुझे मिस किया? शेजी ने शेजा की आंखों में देखते हुए पूछा। जी नहीं। शेजी की इस हरकत से शेजा को बहुत गुस्सा आया और उसका दिल किया कि इसका मुंह ही तोड़ दे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरा हर दिन तुम्हें याद में ही गुजरता था, तुम्हारी याद तो एक पल भी मुझे जुदा न हुई। शेजी ने हाथ ठरकपन झाड़ते हुए फिल्मी डायलॉग मारे। वैसे तुम लंदन से MBA की डिग्री लाए हो, ये ठरकपन की? शेजा ने इसकी ड्रामेबाजियों पर इसे कहा। तुम्हारे लिए तो हम शायर आशिक, बस जमाना हमें मानता नहीं। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर का आशिक जाग जाते हो, मेरे मुंह का वालन बजता शुरू हो जाते हैं। शेजी ने हमारे अलूद लहजे में कहा। बंद कर अपनी फजूल किस्म की 2 नंबरी आशिकी शायरी। और गुस्से से मोबाइल लेकर बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद शेजी अपना सर कुचाते हुए बाहर आ गई। यार क्या पटाखा है। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।